हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग धातु और अधातु चैप्टर के टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु के रासायनिक गुण, रासायनिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट से। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु के भौतिक गुण पढ़े थे और धातु और अधातु को पहचान करना सीखे थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस के नाम से है, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ हर एक चैप्टर का और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धातु के रासायनिक गुण एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा। और धातु के ऑक्साइड हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके थे कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जैसे लिख सकते हैं Na2O, यह क्या है, धातु है, सोडियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो Na2O क्या है, धातु का ऑक्साइड है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि धातु ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करके क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड बनाता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। और उसको इस रूप में लिख देंगे, धातु प्लस अभिक्रिया के रूप में, समीकरण के रूप में, संक्षेप रूप में लिख देंगे धातु प्लस ऑक्सीजन, तीर के चिन्ह एरो, धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। धातु का ऑक्साइड क्या हुआ, क्षारीय, संकेत में लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिखना है अभिक्रिया के रूप में तो लिख सकते हैं, कोई धातु ले लीजिए, जैसे सोडियम ले लेते हैं Na, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में लेंगे तो ऑक्सीजन O2 लेंगे। और गैस होता है तो 2 के रूप में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तीर के चिन्ह क्या बनेगा, धातु के ऑक्साइड। तो देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, जैसे धातु के ऑक्साइड बनेगा तो NaO हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2, सोडियम की संयोजकता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूला बनाने में, हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड होगा तो सोडियम ऑक्साइड Na2 बनेगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Na2O, धातु के ऑक्साइड बन गया। कौन सा धातु, सोडियम लिए और ऑक्सीजन लिए, आपस में अभिक्रिया करें तो क्या बने, धातु के ऑक्साइड बने। लेकिन हमको अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया को संतुलित करके लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ सोडियम कितना है, सोडियम 2 है, इधर सोडियम कितना है, 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको भी संतुलित करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सोडियम, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह संतुलित हो गया। यह अभिक्रिया एग्जाम्पल के रूप में इस तरह लिख देंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 4Na प्लस O2, तीर के चिन्ह बनेगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है, धातु है, सोडियम धातु है, हम लोग पढ़ चुके हैं धातु को पहचान करना। और ऑक्सीजन लास्ट में जुड़ा है तो ऑक्साइड है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है जी, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा। तो देखिए Mg का संयोजकता 2 होता है और ऑक्सीजन के भी संयोजकता 2 होता है, तो 2 2 कट जाएगा तो यानी MgO बनाएगा। अब देखिए संतुलित कर लीजिए, ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 1 है, तो संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम 2 गया, ऑक्सीजन 2 गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा एग्जांपल ये लिख सकते हैं। तो आप लोग अभिक्रिया लिखना आसान से पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े तो जाकर साइंस के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो याद रखिएगा पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, धातु के, कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाता है। और जो धातु के ऑक्साइड होता है वह क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। तो MgO पूछा जाए कि अम्ल है कि भस्म है, तो यह भस्म है। Na2O अम्ल है कि भस्म है, तो भस्म है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए
एक नोट पॉइंट है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करते हैं। यह भी कंडीशन है कि यानी कि धातुओं की जो क्रियाशीलता है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग है। विभिन्न धातु के साथ ऑक्सीजन विभिन्न कंडीशन में अभिक्रिया करता है, उस कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जितना नोट पॉइंट बना रहे हैं इस टॉपिक में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से और ऑब्जेक्टिव में भी। तो देखिए यहाँ नोट लिखे हैं कि ऑक्सीजन के प्रति धातु की क्रियाशीलता, सभी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि सभी धातु की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के साथ समान नहीं रहता, यानी कि कोई कोई धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग ही नहीं करता है। जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता धातु के, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्द रिएक्शन करता है। उसके बाद मैग्नीशियम और जिंक आते हैं, उसके बाद कॉपर आते हैं, उसके बाद Ag और Au यानी कि सिल्वर और सोना, जो दो धातु है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। यानी कि पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु है ये ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। इसको वायु में खुले में नहीं छोड़ा जाता है। क्यों नहीं छोड़ा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ क्रियाशील अधिक है और रिएक्शन करके क्या हो जाता है, आग लग जाता है। तो इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो क्या कारण है? कारण ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो दो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण से वो कमरे के ताप पर ही, कमरे के ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वायु में अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या लगा जाता है, जलने लगते हैं। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और मैग्नीशियम और जो जिंक धातु है इसको यह भी जो धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उसको लिए हम लोगों को टेम्परेचर देना पड़ता है, 25 डिग्री से अधिक सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है। और जो कॉपर धातु है, वह कॉपर जो धातु होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक छोड़ेंगे और उच्च ताप देंगे तब बनाएगा। और जो सोना और सिल्वर जो धातु है, सोना और सिल्वर जो धातु है यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के साथ बोल दिया जाए AgO, यह सही है तो यह सही नहीं है, याद रखिएगा। क्यों नहीं है कि सोना और जो सिल्वर धातु है, सोना Au है और सिल्वर Ag है। सोना और सिल्वर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी के वजह से यही कारण है कि जो सोना जो आभूषण बनता है, जैसे पायल बनता है या कानून में का कोई भी आभूषण बनता है, तो वह कभी मूर्छा जंग नहीं लगता है, यानी कि उसका संचारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह सबसे कम क्रियाशील धातु होता है ऑक्सीजन के साथ, जिसके कारण से उसका संचारण नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि यह सब क्वेश्चन यहाँ से कॉन्सेप्ट से पूछे जा सकते हैं। यहाँ तो सब पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सोडियम और पोटेशियम है। याद रखो, नोट पॉइंट से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो यह कंसेप्ट याद रखिएगा। कौन ऐसे धातु है, यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो सोना और सिल्वर। ये तो हो गया धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है। धातु के ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक होता है। लेकिन एक और नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट 1 ये है, हो गया। नोट पॉइंट 2 कि जो धातु के ऑक्साइड होता है नो, अपवाद है कि कोई कोई धातु के ऑक्साइड अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी हो जाता है। होना चाहिए क्या, क्षारीय होना चाहिए, लेकिन वह दोनों गुण रखता है, जिसे हम द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 नंबर नोट पॉइंट है इसी में। लेकिन हमको एग्जाम में क्या लिखना है, धातु की जब भी रासायनिक गुण है तो ये लिखिएगा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्या होता है, भास्मिक प्रवृत्ति होता है। हम इसके अंदर नोट पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए नोट पॉइंट 2 पढ़ते हैं। अब देखिए नोट 2 है द्विधर्मी ऑक्साइड।
आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या है? तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भस्मिक होते हैं। भस्मिक होना चाहिए, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जिसके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं, यानी अम्लीय प्रवृत्ति भी रखते हैं और भास्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे है ZnO और Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऐसे दो धातु के ऑक्साइड है जो दोनों प्रवृत्ति रखते हैं, दोनों का गुण रखते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन दे सकता है Na2 सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उसके बाद दे सकता है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब दे सकता है। तो इसमें कौन सा होगा? दोनों गुण रखते हैं। कौन? तो जिंक ऑक्साइड अम्लीय गुण भी रखते हैं और क्षारीय गुण भी, जिसे इसी के वजह से इसका नाम पड़ गया द्विधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ डिफिनेशन लिखे हैं, वैसा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है ये याद रखिएगा, वैसा धातु के ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं, दोनों गुण होते हैं, तो उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ZnO और Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आशा करते हैं कि पहला प्रॉपर्टी समझ गए होंगे कि धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। यही एग्जाम में लिखना है, लेकिन ये इसके अंदर हम जितने नोट पढ़ाए, नोट 1 और नोट 2, या आपके पेपर में इससे अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ाए। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो पहला है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बना है? धातु के ऑक्साइड। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं धातु जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा। देखिए 2 नंबर विशेषता है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में क्या मूव करेगा? हाइड्रोजन गैस मूव करेगा। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, और जब प्रतिफल में गैस बनता है तो तीर के चिन्ह ऊपर द्वारा दर्शाया जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा बनता है धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इस दोनों में से कोई एक बनेगा। तो याद रखिएगा धातु जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस हर एक स्थिति में बनाएगा, लेकिन धातु के ऑक्साइड साथ ही और हाइड्रोक्साइड दोनों में से कोई एक बनाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ठंडे जल के साथ, ठंडा जल के साथ मात्र 3 ही ऐसे धातु है जो अभिक्रिया करते हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। जैसे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मान लीजिए सोडियम लेते हैं, सोडियम और जल लेते हैं, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए पहला तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2 नोट कर लीजिए। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा। अब इसको संतुलित करना जरूरी है, तो संतुलित कैसे करेंगे? तो देख लीजिए हाइड्रोजन इधर कितना है, पहले ऑक्सीजन की संख्या सोडियम की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 है, तो बराबर करने के लिए हमको सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर हाइड्रोजन और 2 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। सोडियम कितना है? सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बना, सोडियम धातु लिए जल के साथ अभिक्रिया की है तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ ही क्या बना? हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो याद रखिएगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन करता है? तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए भाप के साथ यानी गर्म जल के साथ मैग्नीशियम, लोहा और जिंक धातु अभिक्रिया करते हैं। पूछा जाए कि मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा? तो नहीं करेगा। याद रखिएगा मैग्नीशियम, लोहा और जो जिंक धातु है वो गर्म जल के साथ यानी भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ने एक धातु ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, जल किस रूप में रहेगा? भाप रूप में रहेगा, यानी कि गर्म अवस्था में रहेगा। अब ये अभिक्रिया करेगा तो हर एक कंडीशन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस तो निकाल दिया, अब क्या बचेगा? तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो Mg
MgO ऑक्सीजन का 2 संयोजकता और मैग्नीशियम का भी 2 संयोजकता, तो हो गया संतुलित हो गया। हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, मैग्नीशियम भी 1 है। तो यह अभिक्रिया इसके साथ लिख सकते हैं कि गर्म जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया कर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखिए 3 नंबर है कि कुछ ऐसे भी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। जैसे पहला विशेषता में था कि कुछ ऐसे धातु थे जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते थे, उसी तरह कुछ ऐसे भी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे सबसे कम क्रियाशील धातु जैसे कॉपर, सोना, सिल्वर, जो ऐसे धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ना ठंडा ना गर्म। तो उसके बारे में हम लोग 3 नंबर पढ़ ले रहे हैं, ABC यानी नोट 3 पढ़ ले रहे हैं, नोट सी। नोट सी नंबर है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे 3 धातु यानी कि सबसे कम क्रियाशील धातु, क्रियाशीलता श्रेणी के सबसे नीचे वाले जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। और चाहे ठंडा जल हो या गर्म जल हो, वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि हम लोग तांबा का उपयोग गर्म जल के टंकी के रूप में करते हैं, टंकी बनाने के रूप में। अगर उसके तांबा के जगह पर हम लोहा का इस्तेमाल करते या इस्पात का इस्तेमाल करते तो वह भाप के साथ अभिक्रिया कर यानी गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता। तो यही यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि क्या कारण है कि गर्म जल की जो टंकी होता है, गर्म जल के टंकी में हम तांबा धातु का ही बनाया जाता है टंकी को। क्यों? तो उसका रीजन है कि जो तांबा होता है वह न तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही ठंडा धातु के साथ, यानी यह सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। यही कारण है कि टंकी का निर्माण तांबे से किया जाता है, यानी तांबा धातु का किया जाता है। तो आशा करते हैं कि 2 नंबर प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा हर एक कंडीशन में। दूसरा में धातु का ऑक्साइड भी हो सकता है या हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। अब यहाँ एक और हम लोग नोट पढ़ ले रहे हैं कि धातु, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता जल के साथ कैसे है। धातुओं की क्रियाशीलता जल के साथ सबसे कौन अधिक जो धातु है, क्रियाशील धातु है जो जल के साथ जल्दी रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते थे, तो इनकी क्रियाशीलता जल के साथ अधिक है। उसके बाद मैग्नीशियम था, फिर जिंक था, उसके बाद लोहा था जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते थे। उसके बाद आता है सोना है, उसके बाद कॉपर, सबसे पहले कॉपर आता है, जैसे लिख देते हैं कॉपर, उसके बाद आता है, उसके बाद सिल्वर आता है, उसके बाद सोना आता है। यानी कि धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ, क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता जल के साथ इस क्रम पर है। यानी कि यह ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। मैग्नीशियम से लेकर लोहा तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ये कॉपर से लेकर सोना तक जो धातु है यानी जो कम क्रियाशील धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता जल के साथ आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 भी समझ में आ गया। रासायनिक प्रॉपर्टी कितना पढ़े अभी? 2। पहला पढ़े धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा क्या पढ़े, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दोनों का नोट पॉइंट भी पढ़े और क्वेश्चन भी हम लोग इससे कैसे पूछा जाता है वो सब के बारे में जाने। और 2 विशेषता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा और धातु किसी अन्य विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसी की वजह से। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 पूछ रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि गर्म जल के टंकी को तांबे के ही क्यों बनाया जाता है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि
सोना जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। तो यह तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज दो प्रॉपर्टी रासायनिक गुण हम लोग पढ़े, दोनों समझ में आया होगा। चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देख लीजिए इतना मेहनत से वीडियो बन रहा है, तो चलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद साथियों।